Welcome to Home Science Classes by Neha Ma'am. Today we discuss about most important questions for all home science students. In this video, we discuss about series of 70 important questions for all home science students and all states TGT PGT aspirants. In this video, we discuss about part 1. It means in this video question 1 to 25 and next video 26 to 50 and her next 51 to 75 question. Then we start part 1 questions. Question number 1. कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है? Which gland is related to male reproductive organ? ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी स्वेट ग्लैंड या पसीने की ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि यह ग्रंथि पुरुष के शरीर में पाई जाती है और यह पुरुष में प्रजनन क्रिया के सहायक के रूप में कार्य करती है। प्रश्न संख्या दूसरे पर आएंगे हम। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी है स्खलन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यह स्खलन नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया पुरुषों में होती है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन, जो कि पीरियड्स के पहले होने वाली प्रक्रिया कहलाती है। आप लोगों को डीपली पढ़ाया गया था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स मेक्स इंसुलिन? इसमें ऑप्शन ए है तिल्ली या स्प्लीन जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन बी है यकृत या जिसे हम लीवर कहते हैं, ऑप्शन सी है पैंक्रियाज और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो इसमें सही होगा पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय ग्रंथि। इससे इंसुलिन का स्रावण होता है जो कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है, या हम ये कहें कि ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज का उपयोग हो पाता है तथा हमारे शरीर में हमेशा ग्लूकोज का लेवल सही बना रहता है। जब यह पार्ट अच्छे से कार्य नहीं करता है अर्थात अग्नाशय जब अपना कार्य नहीं करता है तो इंसुलिन का स्रावण नहीं होता है, जिससे मधुमेह नामक बीमारी देखी जाती है। अब प्रश्न संख्या 4 पर आ जाएंगे। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के अधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑन द बॉडी ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड? ऑप्शन ए है लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, एक्सट्रीम ग्रोथ इन लेंथ, ऑप्शन बी है शरीर का असंतुलित विकास, अनबैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी है शरीर का टेढ़ापन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसमें सही होगा, क्योंकि जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का अत्यधिक स्राव होता है तो शरीर में अत्यधिक वृद्धि की प्रक्रिया होने लगती है, जिससे अतिकायता या गैनेटिज्म नामक समस्या देखी जाती है और फलस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति 7 से 8 फीट तक अधिक लंबा हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति देखी जाती है तो यह एक बीमारी या एक स्थिति का रूप धारण कर लेता है जिसे हम कहते हैं एक्रोमीगैली, जिसमें अस्थियां लंबाई में न बढ़ के मोटी होती जाती हैं और खुरदुरी होने लगती हैं। तो यह क्या होता है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के स्रावण में जब डिसबैलेंस देखा जाता है तो यह होता है। तो ये इसमें तीनों ही ऑप्शन सही होंगे कि लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, या शरीर का असंतुलित विकास होता है, या शरीर में टेढ़ापन देखा जाता है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही होगा। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 5। हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ हाइजीन ऑफ हैंड? ऑप्शन ए है हाथों पर लगे सूक्ष्म जीवों को कम करना, रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गन्स ऑन हैंड्स, और ऑप्शन बी है हाथों को साफ रखना या
कीपिंग हैंड क्लीन, ऑप्शन सी है कीपिंग नेल्स क्लीन, नाखूनों को साफ रखना, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देखिए पहला भी सही होगा, यह हमारे हाथों में लगे हुए माइक्रो ऑर्गन जो होते हैं, मतलब सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, उनको क्या करता है, कम करता है। जब भी अपने हाथ को धुलेंगे तो उसमें लगे हुए सूक्ष्म जीवाणु धीरे धीरे हट जाएंगे हाथों पर से, और हमारे हाथों की सफाई भी हो जाएगी, हमारे नाखून भी साफ हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को हैंड वॉश के जो स्टेप्स बताए गए थे उनमें सभी तरह से बताया गया था आप लोगों की। सबसे पहले क्या करना है, हथेलियों पर रगड़ना है, फिर उंगलियों के बीच में, फिर नाखूनों के बीच में, फिर हथेली के पीछे, फिर कलाई पर। इन 5 स्टेप्स में आपको बताया गया था। तो इनमें ये तीनों तरह की सफाई हो जा रही है, हाथों पर लगे सूक्ष्म जीवों को भी कम किया जा रहा है, हाथों की भी सफाई हो रही है और नाखूनों को भी साफ हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। अब हम आ जाएंगे छठे प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? तो ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है कोयला, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो पेट्रोल भी क्या करता है, धुआं बनाता है, तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। लकड़ी से भी धुआं निकलता है, जलता है, तो कोयला भी जलेगा तो ये तो दम घोटने वाले भी गैस का निर्माण करता है, तो ये तो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो इसमें ऑप्शन डी सबसे सही होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ईंधन से हमारे पर्यावरण प्रदूषण का मिनिमम, या कहें कि इसका न्यूनतम प्रदूषण देखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हाइड्रोजन। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को प्रदूषित करता है? ऑप्शन ए है कीटनाशक, ऑप्शन बी है औद्योगिक जल, ऑप्शन सी है मानव गतिविधियां, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो कीटनाशकों द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। मान लीजिए अगर हम खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और बारिश आई, वो खेतों का जल बह के किसी जलाशय में जाके मिल गया, तो उससे भी वो जलाशय का जल प्रदूषित होगा। औद्योगिक जल यानी कि औद्योग धंधों से निकलने वाले जो कचरे का मल स्वरूप जल होता है, वो भी जाके अगर किसी जलाशय में मिलता है तो भी वह जल को प्रदूषित करेगा। मानव गतिविधियाँ यानी कि जो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है, अगर अनहाइजीनिक होती है, जैसे तालाब या पोखरों में जाके गायों या पशुओं को स्नान कराना, तो इन सारी गतिविधियों से भी जलाशय दूषित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। चलिए अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 8 पे आ जाएंगे। गांव की सफाई का क्या लाभ है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लीनिंग विलेज? ऑप्शन ए है स्वच्छ वातावरण, क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी सही है। ऑप्शन बी है लेस पॉल्यूशन, कम प्रदूषण, ये भी सही है। ऑप्शन सी है बीमारी मुक्त, डिजीज फ्री, ये भी सही है। और इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 9 पे। निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर बर्न डिजीज? ऑप्शन ए है आंत्रज्वर या टाइफाइड जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन बी है हैजा या जिसे हम इंग्लिश में कॉलेरा कहते हैं, ऑप्शन सी है डायरिया यानी कि डायरिया, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही बीमारियां, चाहे टाइफाइड हो, चाहे कॉलेरा हो, चाहे डायरिया हो, ये तीनों ही बीमारी जल जनित बीमारी होती है, अर्थात प्रदूषित जल से फैलने वाली बीमारी होती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 10 पर। पेट से संबंधित संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? स्टमक रिलेटेड डिजीज आर कॉज्ड बाय विच टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? तो पेट से संबंधित बीमारी है, यानी कि पेट में क्या होता है, भोजन जो जाता है, यानी कि भोजन से फैलने वाली बीमारी। तो ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, तो वायु तो भोजन के साथ जाता नहीं है, ये तो फेफड़े में जाता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है, बी सही होगा, क्योंकि यह जल प्रदूषण, जल जो हमारे मुख के रास्ते से या भोजन के माध्यम से हमारे स्टमक में एंट्री लेता है, तो यह होगा जल प्रदूषण से के कारण होता है। कौन सी बीमारी? पेट से संबंधित बीमारियां। ऑप्शन सी गलत है, मृदा प्रदूषण, और ऑप्शन डी भी गलत है, ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें सही हो जाएगा जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, जो कि 4.1 किलो कैलोरी
ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ये भी 4.1 लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है फैट, जो कि 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इसमें सही हो जाएगा, ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी या ऑल ऑफ दीज। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कंप्लीट डाइट? ऑप्शन ए है दूध या मिल्क, ऑप्शन बी है दही, ऑप्शन सी है मक्खन और ऑप्शन डी है घी। इनमें से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है, अर्थात वह कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो पहले हम चेक करेंगे कौन सा नहीं हो सकता है। तो घी, देखिए घी में केवल फैट पाया जाता है, मतलब अत्यधिक मात्रा में फैट पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। मक्खन में भी फैट की मात्रा ही अधिक पाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा। दही में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं पाए जाते हैं, तो दूध हमारा इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि दूध को संपूर्ण आहार माना गया है, क्योंकि इसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूध, या ऑप्शन ए मिल्क सही हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 13। एगमार्क निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन ए है पेय पदार्थ, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, ये भी नहीं होगा। एगमार्क, ठीक है। और ऑप्शन सी है कृषि उत्पाद या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। देखिए एग्रीकल्चरल में ही एग आ जा रहा है ना, यानी ये क्या है, कृषि उत्पादों को गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है क्या, एगमार्क। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। ऑप्शन डी इनमें से सभी ये नहीं होगा, ऑप्शन सी ही सही होगा, कृषि उत्पाद या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 14 पर। निम्नलिखित में से कौन ISI मार्क उत्पाद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ISI मार्क प्रोडक्ट? तो ISI मार्क खाद्य पदार्थों पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी है जैम, ये सही होगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? मतलब इसमें है कि अपमिश्रण की क्रिया आप लोग समझते हो, किसी भी शुद्ध पदार्थ में किसी भी अशुद्ध पदार्थ को मिलाकर लाभ के लिए बेचना ही क्या कहलाता है, अपमिश्रण कहलाता है। तो नकली उत्पाद को भी अगर असली बताकर हम बेच रहे हैं तो लाभ तो ही कमाना चाहते हैं, तो ये भी अपमिश्रण हो जाएगा। बासी को अगर हम ताज़ा बताकर बेच रहे हैं तो ये भी हम लाभ कमाना ही चाह रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपमिश्रण हो जाएगा। और गलत लेबल लगाकर अगर किसी खराब चीज़ों में या कम गुणवत्ता वाली चीज़ों पर अच्छा लेबल लगा के हम लोग बेचते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अपमिश्रण ही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आहार आयोजन का महत्व है। प्रश्न संख्या 16 है ये। मील प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर, अर्थात आहार आयोजन क्यों महत्वपूर्ण, आहार आयोजन से क्या क्या फायदे हैं? तो क्या आहार आयोजन होगा तो वो परिवार के लिए महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्या पड़ोसी के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या ऐसा होता है क्या कि हम बगल वाले के घर में क्या बनाया जाना ये हम तो नहीं निर्धारित करते हैं, या उसके घर में किसको कौन सी बीमारी है या क्या है ये तो हम नहीं निर्धारित करते ना कि किसको क्या चाहिए, हम तो अपने ही घर के लोगों को लिए या स्वयं के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी है स्वयं के लिए और ऑप्शन ए है परिवार के लिए, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी दोनों। चलिए अब अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन? एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है या कौन सा ऐसा तथ्य है जो हमें पशुओं से प्राप्त होता है? तो दाल हमें खेतों से प्राप्त होता है, तो पशु से प्राप्त होता नहीं है, प्रोटीन का स्रोत है दाल, लेकिन ये हमें पशु से नहीं प्राप्त होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फलियां, ये भी हमें पशु से नहीं प्राप्त होता है। और ऑप्शन डी है सोयाबीन, ये भी हमें पशुओं से नहीं बल्कि खेतों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यानी कि मिल्क या दूध ये सही होगा, क्योंकि ये हमें पशुओं से ही प्राप्त होता है। अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 18 पे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल टू यूज, अर्थात किसका प्रयोग करने से लिए हमारे स्वास्थ्य पर क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा? तो घी का प्रयोग करेंगे तो हमें तो वसा जनित जो भी विटामिन होंगे वो प्राप्त होंगे, तो ये तो नुकसान नहीं है, हमारे शरीर के लिए फायदा ही करता है।
मसाले ये भी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर हमें सर्दी जुकाम हो जाती है तो हम गरम मसालों के या क्या बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, जैसे इलायची हुआ, लौंग हुआ, इन्हें कूट कर तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। नमक है, ये हमें आयोडीन की प्राप्ति कराता है, तो ये भी हेल्पफुल है। इनमें से नुकसानदेह या हानिकारक क्या है, तो सोडा हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर दैट इफेक्ट टू स्टोरेज ऑफ फूड? ऑप्शन ए है कच्चे माल का प्रकार, ऑप्शन ए है टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, अर्थात जब हम किसी भी भोजन को, भोज्य पदार्थ को भंडारित करते हैं अर्थात सुरक्षित करते हैं लंबे समय के लिए, तो उनमें किन किन चीज़ों का प्रभाव देखते हैं कि कच्चा माल किस तरह का है, अर्थात अगर हम कोई अनाज सुरक्षित कर रहे हैं तो वो कैसा है, वो नमी वाला है कि कम नमी वाला है, उसमें नमी की मात्रा क्या है, तो ये भी तो कच्चे माल के ही प्रकार हुआ, तो ये भी सही होगा। और ऑप्शन बी है कच्चे माल की गुणवत्ता, अर्थात जब हम उसको स्टोर करते हैं तो देखते हैं कि वह किस गुणवत्ता पे है। अगर वो बहुत अच्छा है तो उसको हम पृथक रूप से संग्रहित करते हैं, और अगर वह उसमें कुछ दोष पाए जाते हैं तो उनमें कुछ दवाइयाँ इत्यादि मिलाकर हम उसे संग्रहित करते हैं। या फिर पैकेजिंग की विधि, जब भी हम उसको संग्रहित करते हैं या स्टोर करते हैं तो उसको किस विधि से पैकेज बना रहे हैं, उसका बॉटलिंग के द्वारा, जैसे मान लीजिए मटर इत्यादि अगर हमको पैक करना है लंबे समय के लिए तो बॉटलिंग जो विधि होती है तो उससे हम करेंगे। तो ये भी माल जो है, यानी कि जो हमारा सामान है, अगर उनमें नमी की मात्रा ज़्यादा है तो उसको अलग विधि द्वारा पैकेज बनाएंगे, अगर उनमें नमी की मात्रा नहीं है तो उसकी पैकेजिंग अलग करेंगे। तो वही है कि पैकेजिंग की विधि क्या है ये भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही ऑप्शन सही है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 20 पर, निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये पूछ रहा है कि दूध को हम सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे यहाँ दूध आता है तो हम उसे गर्म कर देते हैं, और अगर उसे हम समय समय से गर्म करते रहते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। ये गर्म करने की ही जो क्रिया है वो क्या है, पाश्चुरीकरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, खाना पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि क्या है? व्हाट इज द अनहेल्थीस्ट कुकिंग मेथड? पहला है तलना, फ्राइंग, ऑप्शन बी है बेकिंग, ऑप्शन सी है भुनना या ग्रिलिंग, और ऑप्शन डी है उबालना। तो जब भी हम किसी अगर खाद्य पदार्थ को उबाल कर पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो थोड़ा सा कम नष्ट होते हैं, अर्थात जो मान लीजिए पोषक तत्व उस पानी में रहेंगे तो उस पानी का उपयोग भी हम भोजन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, और उसमें क्या है, कुछ ऐसे हैं जो अगर हम उसे ज़्यादा तल देंगे तो वसा जनित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फल सब्जी इत्यादि में क्या पाया जाता है, विटामिन बी और सी पाया जाता है ना, तो जब हम उससे अगर हम तल देंगे तो वो वसा के स्रोत में आ जाएगा, तो फिर उसमें जल वाली जो मतलब जो विटामिन के प्रकार होते हैं जल में घुलनशील वो नहीं पाया जाएगा। तो इस प्रकार से तलना क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है क्योंकि उसमें फैट की मात्रा अधिक हो जाती है। भुनेंगे वो भी हमारे लिए सुपाच्य होगा, अगर हम उसे बेक करते हैं वो भी हमारे लिए सुपाच्य है, अगर हम उसे उबाल कर खाते हैं तो वो भी हमारे लिए सुपाच्य है। तो इस प्रकार से इन चारों में से तलना है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक हो सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कमज़ोर है तो तला हुआ भोजन हमें क्या कर सकता, नुकसान कर सकता है। साथ ही तलने की जो विधि होती है उनमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का उपयोग किया जाता है, जिनमें कुछ पोषक तत्वों के नष्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए तलना या फ्राइंग अस्वास्थ्यकर विधि माना जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ फूड? आप लोग को फूड्स के फंक्शंस पढ़ाए गए थे पिछली वीडियोस में। तो फर्स्ट है स्वस्थ रखना, कीप हेल्दी, यानी ये हमारी बॉडी को भोजन क्या करता है, स्वस्थ रखता है, तो ये भी सही होगा। ऊर्जा देना, गिव एनर्जी, ये भी कार्य होता है भोजन का, ऊर्जा देना। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट या विकास करना, विकसित करना, तो ये भी होगा। और ऑप्शन डी इनमें से सभी, तो ये तीनों ही कार्य हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी।
अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 23 पर। भोजन के आवश्यक घटकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड, अर्थात फूड में पाए जाने वाले आवश्यक जो तत्व होते हैं, अर्थात फूड तब कहा जाएगा जब उनमें ये तत्व उपस्थित हों। कौन कौन से तत्व आप लोग को बताया गया था? भोजन में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल, ये सब बताया गया था ना। तो इस प्रकार से वसा भी होगा, ऑप्शन बी। पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है तो न्यूट्रिएंट में वसा भी आ जाता है, खनिज लवण भी आ जाता है, मिनरल्स या हम कहें विटामिन्स भी आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, प्रोटीन भी आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अर्थात भोजन में के आवश्यक घटकों को क्या कहता है? न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहा जाता है। जब अगर भोजन में ये नहीं है तो वो भोजन नहीं माना जाता है। ठीक है, अब हम जाएंगे अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 24। प्रसवोत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है। पोस्ट पार्टम केयर इज इम्पोर्टेंस फॉर, अर्थात प्रसव के उपरांत, प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के उपरांत जो देखभाल होता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? माँ के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और बच्चे के लिए भी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है माँ के लिए और ऑप्शन बी है बच्चे के लिए। ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे आज की सीरीज के लास्ट प्रश्न पे। महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? वेयर डज द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेक प्लेस? ये आप लोग को हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया था कि फेलोपियन ट्यूब कहाँ होती है या यूट्रस कहाँ होता है, ओवरी कहाँ होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, फेलोपियन ट्यूब, जिनमें क्या होता है? अंडे का निषेचन होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को समझा। यह सारे प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने वाले सेंटअप एग्जाम से लिए गए हैं, जो कि सभी टीजीटी पीजीटी सभी स्टेट्स के टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। साथ ही साथ यह हमारे इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा अगर कहीं भी क्वेरी हो तो कमेंट्स के द्वारा क्वेरी को क्लियर करा लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।